सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं? कितने नंबर देंगे आप? देखिए, मैं तो संतुष्ट ही नहीं हूं, मैं इस साल को ऐतिहासिक साल मानता हूं। इट हैज बीन अ हिस्टोरिकल ईयर बिकॉज ऑफ द अकम्प्लिशमेंट्स एंड बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस विच दिस ईयर वी हैव फेस्ड। तो अगर मैं बात करूं तो 6 दशक का जो गैप था उसको मोदी जी के नेतृत्व ने 6 सालों में पाटा है। इस गैप को ब्रिज किया है 6 सालों में। और जब 2014 में सरकार में आए थे तो पॉलिसी पैरालिसिस था, सिस्टम रुका हुआ था, सिस्टम्स प्लेस पर नहीं थे। वहां से देश की प्रगति को एक नई दिशा दी गई और एक चालना दी गई और एक मोमेंटम दिया गया। इसीलिए लोगों ने 2019 में 2074 एमपी से बढ़ा करके 303 तक पहुंचाया। मोदी जी को उन्होंने सफलता दी और उसके कारण जब हम दूसरी बार आए मोदी जी के नेतृत्व में तो मोमेंटम के साथ जो हमारे बहुत से आइडियोलॉजिकल इश्यूज थे, लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज, जिन बातों के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती थी और जो देश की आवाज थी, उन सबको पूरा किया। लेकिन उन सबको पूरा करने के साथ साथ ये शताब्दियों में कभी ऐसी समस्या आती है जो कोरोना समस्या आई, उसको भी डील करने में प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्रंट से लीड किया। और शक्तिशाली देश अपने आप को असहाय मान रहे हैं, लेकिन भारत 137 करोड़ का देश पूरी ताकत के साथ मोदी जी के साथ खड़ा रहा। जन भागीदारी हुई और जन भागीदारी के साथ बहुत बोल्ड डिसीजंस मोदी जी ने लिए, प्रधानमंत्री जी ने लिए, जिस कारण आज भारत की स्थिति कोरोना में भी बहुत अच्छी देखी जा रही है। बोल्ड डिसीजन में टाइमली लॉकडाउन, व्यवस्थाओं को बनाना, पीपीई किट्स नहीं थे, आज 4.5 लाख किट्स बन रहे हैं। उस समय पर हमारी व्यवस्था इस तरीके से थी कि बेड्स नहीं थे, आज 2 लाख बेड्स हैं कोविड के, 1000 हॉस्पिटल्स हैं जो कोविड को डेडिकेटेड हैं। उसी के तरीके से वेंटिलेटर्स के लिए 60,000 वेंटिलेटर्स ऑर्डर पर हैं, जून के फर्स्ट वीक तक हम 60,000 पर पहुंच जाएंगे। और उसी तरीके से हमारी टेस्टिंग फैसिलिटीज 1500 थी, आज 1.5 लाख है। आज 1.5 लाख टेस्टिंग पर डे कैपेसिटी हो गई है। तो इसके दौरान देश को तैयार भी किया और देश के उस समय डबलिंग रेट 3 दिन में थी, आज 14 दिन में खड़ा रहा मोदी जी के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ जन भागीदारी हुई और इसको बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया गया। रही बात हमारे विषय, जो हम लंबे विषय थे, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ जम्मू कश्मीर, आर्टिकल 370-35A का एब्रोगेट करना, वहां के ट्राइबल्स को रिजर्वेशन नहीं थी, वहां की महिलाओं को पूर्ण अधिकार नहीं थे, वहां के लगभग 100 कानून भारत के नहीं लागू होते थे और वहां पर दलितों के और सफाई कर्मचारियों को नौकरी सिर्फ सफाई कर्मचारी की मिलती थी। लद्दाख इग्नोर्ड था, आज मेन स्ट्रीमिंग हुई और मुख्य धारा में शामिल हुआ। सारे कानून भारत के वहां लागू हो रहे हैं। पंचायतों को अब पैसा जो प्रधानमंत्री भेजते हैं वो सीधे पंचायत में जाता है, पहले वो स्टेट ट्रेजरी में जाता था और स्टेट ट्रेजरी की मर्जी होती थी कि वो पंचायत को दे कि ना दे। तो आज जम्मू कश्मीर के विकास के पथ पर वो चल पड़ा। उसी तरीके से हमारा ट्रिपल तलाक, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन, उसके बावजूद भी इस पर लटक रहे थे। लटकाना, भटकाना, अटकाना ये आदत थी कांग्रेस की, लेकिन इसको ट्रिपल तलाक को, इस कुरीति से भी हम लोगों ने देश को निजात दिलाया। उसी तरीके से हमारा CAA, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, इसको भी धरती पर लागू किया गया। राम मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जो फैसला दिया, उसके बाद का वातावरण सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, इसकी चिंता भारत सरकार ने की। सौहार्दपूर्ण वातावरण बना, ट्रस्ट बनाया गया, ट्रस्ट बना करके वो हैंड ओवर कर दिया गया, भूमि भी हैंड ओवर कर दी गई ट्रस्ट को। तो बहुत से ऐसे काम थे। बाकी भी अगर देखें, RCEP की बात करें कॉमर्स में, तो MSME के लिए और एग्रीकल्चर के लिए जो तकलीफ थी उस पर भारत खड़ा रहा, उनके साथ खड़ा रहा। RCEP में हम लोग नहीं झुके। अध्यक्ष जी, अगर सब इतना अच्छा चल रहा था तो आप राज्यों में क्यों चुनाव हारे? महाराष्ट्र में हारे, मध्य प्रदेश में हारे, हर चुनाव का अलग अलग कॉम्बिनेशन, झारखंड में हारे, हर एक चुनाव का अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है।
हर चुनाव की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है और अपने अपने तरीके से। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, तो किस लिए जब आप लोग कहते हैं ना ये सेमीफाइनल है, तो मैं बोलता हूँ नो, एवरी मैच इज ए फाइनल मैच एंड इट इज अ डिफरेंट मैच। तो इसलिए मैं क्यों हारे आपने सोचा होगा? बहुत से महाराष्ट्र क्यों हार गए? बहुत से कारण थे। महाराष्ट्र में हम हारे नहीं है, महाराष्ट्र में तो हमारे साथ धोखा हुआ है। महाराष्ट्र में हम कहाँ हारे? आप देख लीजिए जिनके साथ हमने चुनाव लड़ा, अब वही छोड़ के वो कहते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ, उनसे कुछ और वादा किया गया था। आप बताइए प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, हमने सबने उद्धव ठाकरे के सामने उनके मंच पर कहा देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर होंगे। कहाँ है धोखा? हमने साफ कहा। वो तो सर बाला साहब ठाकरे जी का कमरा दिखाते हैं, उस कमरे में बात करते हैं। ये मतलब हम किसको सही माने? जो जनता के सामने कहा गया हो, अगर उस समय उसको उठ करके बोलते नहीं देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, अलायंस की ये कंडीशंस होंगी, मतलब उद्धव ठाकरे झूठ बोल रहे हैं। अब आप मैं मतलब साफ कर दे, बिल्कुल साफ ही है, झूठ ही है, धोखा है और कुर्सी के लिए धोखा है, सत्ता पाने के लिए धोखा है। तो हम वहां हारे नहीं है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में कुछ इश्यूज थे जिनके कारण से बहुत कम मार्जिन से, बहुत कम सीटों से हम वहां पर गए थे। लेकिन आपने देखा आपको हार बर्दाश्त नहीं हुई, आपने तोड़ दी पार्टी। नहीं, ऐसा नहीं, आप गलत तरीके से सत्ता में आ गए। वो नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उनको वो डिजर्ट करके गए, उन्होंने डिजर्ट किया। अब ये तो अच्छा ना कि आप अपना घर न संभालो और हमारे को दोषी ठहराओ, ये कैसे होगा? पर एक ऐसा व्यक्ति जो बीजेपी का विरोधी रहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसने सारे चुनाव बीजेपी को हराकर जीते या उनके खिलाफ प्रचार किया, आज वो आपके सबसे करीबी हो गए। क्योंकि तो आपको सत्ता में आना था। नहीं, उन्होंने जिस तरीके का समर्थन दिया तो हम सत्ता में आते तो आना ही था सत्ता में। तो लेकिन पार्टी का रोल नहीं था तोड़फोड़ में? बिल्कुल नहीं। कहा गया बीजेपी ने खूब पैसा ये संभव ही नहीं था, इतनी बड़ी संख्या तोड़फोड़ से नहीं आती है। पार्टी नहीं संभली। तो अगर बीजेपी के नारे की बात की जाए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भी जुड़ गया। आप कोरोना के बारे में बातें कर रहे थे, आपको लगा कि इस कोरोना से निपटने में साथ, विकास और विश्वास हुआ? क्योंकि जो तस्वीरें दिखी देश को, तमाम मजदूरों की निकलते हुए, जाते हुए, पैर में छाले, फटी चप्पलें, बच्चा सूटकेस पे जा रहा है, सड़क पे सो रहे हैं, इसमें ना साथ था, ना विकास था, ना विश्वास था। आप मानते हैं कहीं चूक हुई प्लानिंग में? नहीं, देखिए, ये मैं कोरोना की लड़ाई में शुरू से शामिल हूँ। जब डिसीजंस हो रहे हैं, सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये अनइमेजिनेबल क्राइसिस रहा है, किसी ने इमेजिन नहीं किया था, ये अकल्पनीय था। मजदूर बेचारे, हमारी कोशिश थी कि मजदूर वहीं उसी स्थान पर रहें, उसी जगह पर रहें, लेकिन वो उनकी भी विवशता हुई, वो जाना चाहते थे घर, हम लोगों ने व्यवस्था करने का प्रारंभ किया। यही तो प्लानिंग की कमी है कि आपने सोचा नहीं कि वो बेरोजगार रहेंगे तो रोजी रोटी कहाँ से मिलेगी। राज्य सरकारों को भरोसे में नहीं लिया। हाँ, नहीं लिया, सबको भरोसे में लिया और सबने भरोसा भी दिया। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये एक बहुत ही हमने पूरी संवेदनशीलता के साथ, आज भी हम खड़े हैं, हमने जो हम कर सकते थे उनकी दुख तकलीफ में, उसको हम जो साथ दे सकते थे वो देने का हमने प्रयास किया। 90 लाख लोगों को गाड़ियों से और बसों से पहुंचाने का प्रयास हुआ, वहाँ पर उनका क्वारंटाइन की व्यवस्था हो, कहीं इंस्टीट्यूशनल हुआ, कहीं होम क्वारंटाइन हुआ, आज भी उनकी चिंता की जा रही है। सभी प्रदेशों को उसके लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी, वो भी दी गई। जो भी हम उसमें कर सकते थे वो करने का प्रयास किया। मानवीय पक्ष है। हाँ, इतने बड़ी संख्या में निकल जाएंगे, और मैं इसमें किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ, ये समय नहीं है दोष देने का, मैं हमेशा इस बात को ध्यान में रखता हूँ। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी तो करती रही थी, भारत सरकार ने प्रोएक्टिव होकर के सभी सरकारों के साथ मिल करके जितना कर सकते थे वो करने का प्रयास किया। लेकिन आप तो खुद स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, आपने कभी कल्पना की थी कि ऐसा कोई वायरस होगा दुनिया में जो पूरी दुनिया को इतना हिला के रख देगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जब सार्स आया था तो जो चीन के पड़ोसी मुल्क हैं, वियतनाम जैसे, ताइवान जैसे, उन्होंने तैयारी कर ली थी, वो पीपीई किट बनाने में कहीं आगे निकल गए थे, पर भारत ने कुछ प्लानिंग नहीं की, सोचा नहीं। ऐसी कहाँ हमारी इमेजिनेशन में, हमारी विजन में दिक्कत आई कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम पर भी अटैक आ सकता है? देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं, स्वास्थ्य मंत्री की दृष्टि से अगर आप पूछ रहे हैं तो मैंने प्लेग भी देखा है और कंट्रोल किया है। वर्ल्ड का लोएस्ट मॉर्टेलिटी हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 8 पर रोक दिया था हमने। जीका भी देखा, इबोला भी देखा, निपा भी देखा, सारे वायरसेस देखे हैं।
ये अकल्पनीय था, और ये हमारे लिए नहीं कल्पनीय था, दुनिया के लिए भी अकल्पनीय था। आपको मालूम है चीन और WHO के बीच में और चाइना के बीच में कई विषयों के बारे में चर्चा चल रही है, तो ये अकल्पनीय ही था, इसकी कल्पना नहीं थी। रही बात हमारे सिस्टम की, भारत ने बहुत कम समय में अपने आप को उसके लिए तैयार कर लिया, और ये प्लानिंग का हिस्सा कहिए, मोदी जी की सूझबूझ कहिए, दूरदृष्टि कहिए, लोगों की जन भागीदारी बोलिए, सबका मिला करके लोगों ने साथ दिया, और इस कारण से देश आज अनलॉक 1 पर आकर के खड़ा है। नड्डा जी, लेकिन ये भी आपका विरोधी कह रहे हैं कि जब 30 जनवरी को पहला केस आ गया कोरोना का, तो नमस्ते ट्रंप इवेंट की क्या जरूरत थी? आपने लाखों लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लिया, अमेरिका का इतना बड़ा कंटिंजेंट देश में 25 फरवरी को आ गया, उसने फैला दिया कोरोना को। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। पहला केस जरूर आया था, लेकिन उस समय वो स्थिति नहीं थी, WHO की तरफ से भी कोई डायरेक्शंस नहीं थी। जब डायरेक्शंस आई उससे पहले हम लोगों ने मीटिंग्स कर ली, सारी तैयारियां कर ली, हमने बहुत टाइमली थर्मल स्क्रीनिंग शुरू की एयरपोर्ट्स पर, उसके बाद फिर हमने लॉकडाउन भी उसी तरीके से किया। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये टाइमली हुआ था। पर लॉकडाउन तो करे फेल हो गया। नहीं, फेल। राहुल गांधी कहते हैं, प्रियंका गांधी कहती हैं, सोनिया गांधी कहती हैं, सीताराम येचुरी कहते हैं। देखिए, आपने जो पहले 3 नाम लिए, उन्होंने सिवाय पॉलिटिक्स के और कुछ किया क्या? और उनकी अंडरस्टैंडिंग कोरोना के बारे में कितनी रही है? लॉकडाउन क्यों कर रहे हो? उनके मुख्यमंत्री भारत सरकार से पहले लॉकडाउन करते हैं, लॉकडाउन क्यों नहीं उठा रहे हो? लॉकडाउन उठाने लगे तो उठा क्यों रहे हो? देयर अंडरस्टैंडिंग इज मिनिमम एंड पॉलिटिक्स इज द एसेंस। उनके जिसमें कहूंगा जहन में सिर्फ राजनीति है, और राजनीतिक दृष्टि से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, और वो उन्होंने किया है। आप उनके सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसेस को आप देख लीजिए, जो भी उन्होंने स्टैंड लिया, किसी स्टैंड पर भी आप देखिए वो टिके हैं क्या? और उनके चीफ मिनिस्टर ने उसको फॉलो किया क्या? एक भी चीफ मिनिस्टर ने उसको फॉलो किया क्या? तो दे आर लिविंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, वो दूसरी दुनिया में रह रहे हैं, और वहां से वो उसको देखने का प्रयास करते हैं। तकलीफ तो होगी, लेकिन वो ये कहते हैं कि MSME को बूस्ट देने के लिए हमने पैकेज की बात पहले की, सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी, फिर प्रधानमंत्री ने पैकेज अनाउंस करवाया, वित्त मंत्री कह सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भारत सरकार ने जो ये टास्क फोर्स बनाए थे, ये क्या कर रहे थे? सारी चीजों की तैयारियां ही कर रहे थे। कोई बिट्स एंड पीसेस में तो किया नहीं जा सकता है, सारी चीजों का सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, एक दूसरे से मेल खाना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी बॉटलनेक्स। तो वो सारे बॉटलनेक्स को हटाते हुए, पैकेज की डिजाइन करते हुए, वो सारे का सारा किया गया। आपका एक सुझाव उसमें आया था, और ये तो आपने हमेशा ही पकड़ा हुआ है कि आप कुछ बोल करके चल दो, आपने ये ध्यान नहीं देना है कि करना कैसे है, किस तरीके से किया गया है, आगे इसका क्या रिपरकशन होगा। आत्मनिर्भर भारत की ओर हम चल रहे हैं मोदी जी की। अब ये आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं कि ऊपर से लेकर के नीचे तक, आज भी प्रधानमंत्री जी ने CII के भाषण में अपने इंडस्ट्रियलिस्ट CII के सभी सदस्यों से ये कहा है कि एक से दूसरा जुड़ा हुआ विषय है, और हमने सारी चीजों की चिंता की है, और सारी चिंताओं के साथ साथ फिर भी आपका इनपुट कुछ आएगा तो उसको भी हम ध्यान में रख करके काम करेंगे। नड्डा साहब, आत्मनिर्भर भारत का क्या ये मतलब है कि चीन की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है? देखिए, मैं कहूंगा भारत को आत्मनिर्भर होना है। हमारा चीन से कोई हम ये नहीं, देयर शुड नॉट बी नेगेटिविटी, देयर शुड बी पॉजिटिविटी। और पॉजिटिविटी ये है कि हम आत्मनिर्भर बने इन ऑल सर्कमस्टांसेस। इससे कोरोना से हमको सीख ये मिलती है कि हम आत्मनिर्भर जल्द से जल्द हो जाए। बहुत से राइट विंगर कॉर्नर से आवाज उठ रही है, स्वदेशी जागरण मंच में नाम लेके बोलता हूँ, वो साफ तौर पे ये कहते हैं कि चीनी सामान का बहिष्कार करो, चीनी सामान जलाओ। कहते हैं कि स्वदेशी का सामान का उपयोग करो। Why negate someone? Why not we be positive? और हम राजनीतिक दल के हैसियत से सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, तो हमारे को सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। एक जिम्मेवार पार्टी है, और मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट चल रही है, तो हमारा ये कहना है कि स्वदेशी का आग्रह बढ़ना चाहिए। ठीक है, स्वदेशी बढ़ना चाहिए, एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम सब यही चाहेंगे। पर मेरा ये कहना है कि जब आप सामान खरीदने जाइए तो आपको बाजार में स्वदेशी सामान मिलता ही नहीं, इसलिए विदेशी सामान मिलता है। सरकार 6 साल से आती है, इसीलिए हम ऐसा माहौल क्यों नहीं बना? इसीलिए हमने कहा, इसीलिए जल्द से जल्द हम उस तरफ उद्यमियों को प्रोत्साहित करें, पैकेज में उनको इस बात की छूट दें, रिफॉर्म्स लाएं, उन रिफॉर्म्स के माध्यम से वो जल्द से जल्द उस एक्टिविटी में आ जाएं, इसकी हमको चिंता करने की जरूरत है।
आपको लग रहा है कि परिस्थितियां ऐसी बनी है कि अब हिंदुस्तानी सामान को, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपने जो पुलिस कैंटीन्स में ऑर्डर निकाला कि स्वदेशी सामान बिकेगा, 1 महीने के अंदर ऑर्डर वापस लेना पड़ा CAPF में। इसका मतलब अपने ही सामान पर, अपनी ही चीजों पर हम ही को भरोसा नहीं है क्या? पहली बात, इंटेंशन तो अच्छी है। दूसरी बात, इंटेंशन, जब भी कोई नई चीज आती है तो नए रूप में आती है, उसके नए समस्याएं होती है, नित नए प्रॉब्लम होते हैं। हम डेली सुबह सुनते हैं और डेली सुबह हम सुनते हैं और दोपहर तक हम निराकरण करते हैं। तो ये एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड है और इसको मैं समझता हूं कि हमको इसी तरीके से लेना चाहिए। जब भी आप कोई नया बदलाव करेंगे, ऑपोजिशन तो आपके अपने पार्टी में शुरू हो जाएगा या उसके बारे में 10 बातें शुरू हो जाती हैं, उनको संभालना, समझाना। स्वदेशी जागरण मंच को हम सीरियसली नहीं ले, नहीं, हम सरकार को देखिए, स्वदेशी जागरण मंच का अपना काम है, लेकिन आपकी संस्था है, आपके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आइडियोलॉजिकली हमारे साथ है, लेकिन हमारा बीजेपी, जब हम राजनीतिक दल चलाते हैं तो हमारा आग्रह ये है कि हम अपने स्वदेशी सामान का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। एक और गंभीर मामला है नड्डा साहब, ये इल्जाम लगा कि आप लोगों ने इस दौरान में, कोरोना से लड़ने के दौरान में करप्शन को बढ़ावा दिया। आपके अपने प्रदेश हिमाचल प्रदेश में अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा। आप क्या कहेंगे इस बारे में? करप्शन जीरो टॉलरेंस, और यह इसका प्रमाण है, और करप्शन जीरो टॉलरेंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं और वही हमारा उद्देश्य है, उसको हम कभी भी टॉलरेट नहीं करेंगे।